एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य और सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर अभी जो ये चल रहा है वो अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण, इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अभी तक इस पार्ट पर मैंने 21 वीडियो बनाया है। ये 22 यानी 22वें नंबर का वीडियो है जो इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पर है। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पर हम जिस टॉपिक को आज देखेंगे वो टॉपिक है अंशों का हरण। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर पर हम आज सवाल को देखेंगे। तो पिछला वीडियो जो 21 नंबर का वीडियो है वो भी अंशों के हरण पर मतलब फॉरफीचर पर ही वीडियो है। और उस पर जो हमने फॉरफीचर के सवाल को देखा था वो सवाल किस पर था? प्रीमियम, जब प्रीमियम पर अंशों का हरण किया जाता है, जब प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन होता है और अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर हुआ और यदि हरण हो रहा है तब हमने वहां पर सवाल लिया था उसका और उसके हल को हमने देखा था। आज भी हम जो ये सवाल ले रहे हैं वो सवाल जो है अंशों का निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे हुआ है, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे हुआ है और अंशों का हरण भी हो रहा है। मतलब कि सवाल जो है वो प्रीमियम वाला है और क्या हो रहा है? अंशों का हरण भी हो रहा है। तो जब हमारा सवाल प्रीमियम पे हो और अंशों का हरण हो रहा हो तब किस तरह प्रविष्टियां की जाती है वो इस सवाल के माध्यम से हम आज समझेंगे। तो पिछला वीडियो भी जो है वो इसी टॉपिक पर ही है, अंशों का हरण। अंशों का हरण कब? जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे हुआ हो और हरण हो रहा हो। तब भी हमने वहां पर सवाल को देखा था और उसके हल को देखा था। बस थोड़ा सा अंतर इस सवाल में ये है, इसलिए मैंने इस सवाल को लिया है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंशों का हरण जो है वो 200 अंशों का यानी कि 200 अंशों को हरण किया जा रहा है। मगर जब पुनर्निर्गमन किया गया है तो पुनर्निर्गमन केवल 150 अंशों की है। मतलब कि जितना हरण किया गया पूरे पूरे अंशों को पुनर्निर्गमित नहीं किया गया। इसलिए मैंने इस सवाल को लिया हुआ है कि क्या होता है कि जब अंशों को आपने हरण किया और यदि इनमें से कुछ ही अंशों को यदि आपने पुनर्निगमित किया है तब वहां पर पूंजी संचय किस तरह बनाई जाएगी, वहां पर थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन को देखना होता है। इसलिए मैंने इस सवाल को लिया हुआ है। ये सवाल जो आपके एनसीईआरटी बुक से है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं और इसको फिर हल करेंगे। तो ये सवाल देखिएगा, अरुषि कंप्यूटर लिमिटेड ने अरुषि कंप्यूटर लिमिटेड ने 100 रुपए प्रत्येक के, यानी 100 रुपए वाले अंश है, 100 रुपए अंकित मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए प्रत्येक के 10,000 समता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया। अरुषि कंप्यूटर लिमिटेड है, क्या कर रही है? 10,000 समता अंश निर्गमित कर रही है, अंकित मूल्य 100 रुपए है और कितने पर निर्गमन कर रही है? 10% प्रीमियम पे निर्गमन कर रही है। मतलब कि 100 रुपए का 10% बढ़ाकर, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए होता है। अंकित मूल्य 100 रुपए और निर्गमन मूल्य 100 रुपए प्लस 10 रुपए प्रीमियम यानी कि 110 रुपए पर उसको निर्गमित किया जा रहा है। जिन पर निबल राशि इस प्रकार दे थी, मतलब कि इस पर राशि किस तरह ली जा रही है? किस्तों में। ठीक है, राशि किस्तों में ली जा रही है। आवेदन पर 20 रुपए, आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए प्रीमियम सहित, आवंटन पर 50 रुपए प्रीमियम सहित, मतलब 40 रुपए आवंटन का, 10 रुपए प्रीमियम का। प्रथम मांग पर 30 रुपए और अंतिम मांग पर 10 रुपए। 20, 50, 30, 10 आप जोड़ेंगे तो पूरा 110 रुपए आता है। ठीक है, तो ये हमारा किस्त हो गया। आगे हम सवाल को देखते हैं। एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश हैं, एक अंशधारी जिसको कंपनी ने कितना अंश आवंटित किया? 200 अंश आवंटित किया, ने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। केवल अंतिम मांग का भुगतान नहीं कर रहा है। ये 200 अंशों को एक व्यक्ति रखा हुआ है, केवल अंतिम मांग का भुगतान नहीं कर रहा, बाकी आवेदन, आवंटन और प्रथम याचना की उसने भुगतान कर दिया है।
200 अंश है ने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, इसके अंशों का हरण कर लिया गया, इसके अंशों को हरण कर लिया गया। इनमें से 150 अंशों को सोनिया को, इस 200 अंशों में से 150 अंशों को सोनिया को 75 रुपए प्रति अंश, मतलब कि ये अंश जो 200 अंश हरण किए जा रहे हैं उसमें से 150 अंशों को पुनर्निगमित किया जा रहा है किसको, सोनिया को। कितने में, 75 रुपए में, जबकि अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 100 रुपए का। मतलब जितना अंकित मूल्य होता है उसी पे क्या करना चाहिए था, इसको पुनर्निगमित करना चाहिए था, मगर इसने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया, 75 रुपए पे पुनर्निगमित कर दिया, मतलब 25 रुपए छूट देकर, बट्टा देकर। तो पुनर्निगमन जो है हमारा वो बट्टे पर है। ठीक है, इनमें से 150 अंशों को सोनिया को 150 रुपए प्रति अंश, सोनिया को 175 रुपए प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोजाना मंचा प्रविष्टियां करें। कंपनी की पुस्तकों में हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है, तो हमने इस सवाल को देखा। इस सवाल को आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इसको हम सवाल जब पढ़ते हैं तो उसको हमको सवाल को याद रखना चाहिए, क्योंकि जब हम याद रखेंगे, जब इसके पॉइंट्स को हम याद रखेंगे तो क्या होगा, हमको सवाल बनाने में, हल करने में आसानी होगी। तो आइए इस सवाल को हम फिर से रिकॉल करते हैं कि सवाल आखिर कह क्या रहा है। तो हम निर्गमन याद रखेंगे, कितने निर्गमन कर रही है कंपनी, समता अंश है, कितने अंशों को निर्गमित किया जा रहा है, 10,000 अंशों को निर्गमित किया जा रहा है। निर्गमन मूल्य कितना है, निर्गमन जो है वो प्रीमियम पे है, 100 रुपए इसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य इसका 100 रुपए है, और 10% प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर, मतलब 10% बढ़ाकर इसको निर्गमित किया जा रहा है। 10% प्रीमियम पर निर्गमित किया जा रहा है, कहने का अर्थ है कि 100 रुपए अंकित मूल्य का 10% बढ़ाकर, 10% बढ़ाकर, यानी कि 10 रुपए बढ़ाकर, तो इसका निर्गमित मूल्य हो जाता है 110 रुपए। 100 रुपए प्लस 10 रुपए, 110 रुपए इसका निर्गमन मूल्य, मतलब 110 रुपए में इसको निर्गमित किया जाएगा। तो 10,000 समता अंश निर्गमित किए जा रहे हैं, निर्गमन मूल्य हमारा 110 रुपए। अब बता रहा पैसे कैसे लिया जाएगा, आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए प्रीमियम सहित, मतलब 40 रुपए आवंटन का और 10 रुपए प्रीमियम का। प्रथम मांग पर 30 रुपए और द्वितीय मांग पर 10 रुपए। आप जोड़ेंगे 50 और 20 70, 30 100 और ये 110 रुपए हो जाता है। तो 110 रुपए इस तरह किस्तों में मंगाया गया। उसके बाद आगे सवाल बोलता है कि एक अंशधारी जो 200 अंश रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो पैसा नहीं दे रहा है। किसका पैसा नहीं दे रहा है, द्वितीय याचना का, केवल द्वितीय याचना का पैसा नहीं दे रहा है। याद रखिएगा, केवल द्वितीय याचना का पैसा नहीं दे रहा है। तो द्वितीय याचना में क्या आएगा, अवशिष्ट याचना आएगी, मतलब पैसा नहीं प्राप्त हो रहा है। 200 अंशों पर द्वितीय याचना की राशि नहीं प्राप्त हो रही है। और बाद उसके बाद क्या किया जा रहा है, इस 200 अंशों में से 150 अंशों को बेच दिया जा रहा है, किसको, नेहा को। पुनर्निर्गमन किया जा रहा है, नेहा को पुनर्निगमन किया कितने में, 75 रुपए प्रति अंश, पूर्ण प्रदत्त, मतलब कि पूरा राशि प्राप्त कर ली गई, ये सोचकर। तो आप देखेंगे 75 रुपए में उसको पुनर्निगमित किया जा रहा है, जबकि उसका अंकित मूल्य 100 रुपए का है, मतलब कि 25 रुपए बट्टे पर किया जा रहा है। हम इसके प्रविष्टियों को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, इनकी पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो हमने सवाल को देखा, 10,000 समता अंश निर्गमित किए जा रहा है, 110 रुपए निर्गमन मूल्य प्रीमियम सहित, आवंटन पर 20 रुपए, आवेदन पर 20 रुपए, आवंटन पर 50 रुपए, प्रथम याचना पर 30 रुपए, द्वितीय याचना पर 10 रुपए। 200 एक अंशधारी जो 200 अंश रखा हुआ है वो क्या कर रहा है, द्वितीय याचना की राशि नहीं दे रही है, जिसके कारण उसके अंशों को हरण किया जा रहा है। 200 अंशों पर वो द्वितीय याचना की राशि नहीं दे रहा है, जिसके कारण उसके अंशों को हरण किया जा रहा है। हरण करने के पश्चात इस 200 अंशों में से 150 अंशों को पुनर्निगमित कर दिया जा रहा है, नेहा को बेच दिया जा रहा है 75 रुपए प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त के रूप में। हमको इसकी पंजी प्रविष्टि करके बतानी है। तो आइए हम
अब इसके सवाल को देखते हैं, पंजी प्रविष्टि को करते हैं। तो ये हमारा सवाल है और ये सवाल का हल। ठीक है, तो हम इसके हल को देखते हैं। ठीक है, किसकी पुस्तकों में? आरुषि कंप्यूटर लिमिटेड की पुस्तकों में। ठीक है, आरुषि लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि। ठीक है, आरुषि कंप्यूटर लिमिटेड की पुस्तकों में हम पंजी प्रविष्टि देख रहे हैं। तो पहले चलते हैं आवेदन पर। आवेदन की 2 प्रविष्टियां होंगी, राशि प्राप्त करने का, फिर उसके बाद उसको पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। तो हम देखेंगे आवेदन में कोई खास नहीं हो रहा है, 10,000 अंश निर्गमित कर रहे हैं। सभी लोग क्या कर रहे हैं? आवेदन कर रहे हैं 10,000 अंशों के लिए। तो हम 10,000 अंशों पर 20 रुपए, क्योंकि आवेदन 20 रुपए का है, आवेदन 20 रुपए का है, 20 रुपए के हिसाब से हम राशि प्राप्त करेंगे। तो राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि पहले होगा बैंक खाता डेबिट। राशि प्राप्त करेंगे बैंक खाता डेबिट समता अंश आवेदन खाता से। राशि प्राप्त करेंगे बैंक खाता डेबिट, आवेदन से राशि प्राप्त करेंगे समता अंश आवेदन खाता से। 10,000 अंशों पर 20 रुपए प्रति अंश के हिसाब से हमारा हो जाता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए प्राप्त कर लिया जाएगा। लिखेंगे 10,000 अंशों पर 20 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त। ये राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि हो गई। फिर उसके बाद हम इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। आवेदन को जो हमने क्रेडिट करके चालू किया था, अब डेबिट करके उसको बंद कर देंगे। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। समता अंश आवेदन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से 2 लाख और 2 लाख, 2 लाख और ये 2 लाख हमने पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। आवेदन खाते को बंद किया, पूंजी खाते को हमने चालू कर दिया। ठीक है, लिखेंगे 10,000 अंशों पर 20 रुपए प्रति अंश आवेदन राशि पूंजी खाता में अंतरित। तो ये हमारा आवेदन की 2 प्रविष्टियां होंगी, पहले राशि प्राप्त करने की, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। अब उसके बाद हम आते हैं आवंटन में। तो हमने आवेदन की दोनों प्रविष्टियां कर दी, अब हम आएंगे आवंटन में। आवंटन की भी 2 प्रविष्टियां होंगी। पहले पूंजी वाली प्रविष्टि होगी, मतलब पूंजी में अंतरित करने की, हस्तांतरित करने की प्रविष्टि। फिर उसके बाद पैसा प्राप्त करने की प्रविष्टि, पूंजी में हस्तांतरित करने की प्रविष्टि, फिर उसके बाद राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि की जाएगी। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा आवंटन को आप याद कीजिएगा कि आवंटन में क्या क्या पॉइंट्स बोला था सवाल। तो आप देखेंगे आवंटन 50 रुपए का है, आवंटन 50 रुपए का है। और प्रीमियम, क्योंकि सवाल प्रीमियम वाला है, अंशों को निर्गमन किस पे किया जा रहा है? प्रीमियम पे किया जा रहा है। 10 रुपए प्रीमियम का हमने निकाला था, क्योंकि 10% क्या है? प्रीमियम है। 10% प्रीमियम है, तो किसका 10%? अंकित मूल्य का 10%। अंकित मूल्य हमारा 100 रुपए है। 100 रुपए का 10% हमारा 10 रुपए होता है। अंकित मूल्य का यानी कि 100 रुपए का 10% जब हम निकालेंगे, प्रीमियम हमारा 10% है। किसका 10%? अंकित मूल्य का 10%। 100 रुपए का 10% निकालेंगे तो 10 रुपए हमारा प्रीमियम का निकलाया जाएगा। तो हमारा निर्गमन मूल्य कितना हो गया? 110 रुपए हो गया। अब ये प्रीमियम कहाँ लिया जा रहा है? आवंटन पर लिया जाएगा। सवाल कहता है कि आवंटन के समय प्रीमियम ली जाएगी। तो आवंटन राशि कितनी की? आवंटन राशि 50 रुपए की, ये प्रीमियम सहित। तो हम प्रीमियम की प्रविष्टि जो है वो आवंटन के समय करेंगे। तो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि प्रीमियम कहाँ पर प्रविष्ट किया जाता है। प्रीमियम हमेशा पूंजी वाले के साथ, मतलब प्राप्य, जहां पर प्राप्य की प्रविष्टि की जाती है वहीं पर प्रीमियम को लिखा जाता है। तो ये आवंटन का प्राप्य वाली प्रविष्टि है, मतलब कि पूंजी वाली प्रविष्टि है। ठीक है, तो हम प्रीमियम को यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। तो आप देखिएगा, आवंटन का पहले पूंजी वाला प्रविष्टि, पूंजी में अंतरित करने की प्रविष्टि हम करेंगे। तो आवंटन खाते को डेबिट करेंगे और पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और उसी के नीचे प्रीमियम को लिखा जाएगा, क्योंकि प्रीमियम आवंटन में लेने को कह रहा है। तो आवंटन के समय हमको प्रीमियम की भी प्रविष्टि करनी पड़ेगी। अब आवंटन की 2 प्रविष्टियां हैं, एक प्राप्य वाली मतलब पूंजी वाली प्रविष्टि है, और दूसरी प्राप्त करने वाली प्रविष्टि है। तो इन दोनों में से किसमें से प्रीमियम, इन दोनों प्रविष्टियों में कहाँ पर प्रीमियम लिखे? तो प्रीमियम को हम प्राप्य वाली प्रविष्टि, मतलब जब पूंजी बनाते हैं उसी समय हम उसको प्रीमियम को भी क्रिएट कर देते हैं।
ठीक है, तो हम आवंटन की प्रविष्टि को देखते हैं। समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से और प्रीमियम खाता से। आप देखेंगे 10,000 अंशों पर 50 रुपए के हिसाब से आवंटन में चला जाएगा 5 लाख रुपए। 10,000 अंशों पर 40 रुपए, क्योंकि ये अंकित मूल्य है। 10 रुपए तो क्या है, इस 50 रुपए में प्रीमियम का जुड़ा हुआ है, तो 10 रुपए क्या होगा, प्रीमियम का अलग से दिखाया जाएगा। हम पूंजी में 10 रुपए को नहीं दिखाएंगे, जो आवंटन की राशि केवल उसी को दिखाएंगे। 40 रुपए आवंटन का है, 10 रुपए प्रीमियम का है, इसलिए प्रीमियम का अलग से हम प्रविष्टि कर रहे हैं, तो इसलिए प्रीमियम को अलग से दिखाएंगे। 40 रुपए हमारा आवंटन का है, जितना अंकित मूल्य होता है उसी से हमारी अंश पूंजी बनती है। पूंजी हमारी अंकित मूल्य से हमेशा बनेगी। 10,000 अंशों पर 40 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपए हमारा पूंजी का हो जाता है, और 10,000 अंशों पर 10 रुपए प्रीमियम का 1 लाख रुपए हमारा प्रीमियम का हो जाता है। तो हमने इस प्रविष्टि को देखा। समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश आवंटन खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से और प्रीमियम खाता से। 10,000 अंशों पर 40 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर, आवंटन राशि एवं प्रीमियम राशि प्राप्य होने पर, आवंटन राशि, ठीक है, आवंटन राशि 10,000 अंशों पर प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्य होने पर एवं प्रीमियम राशि प्राप्य होने पर, आवंटन एवं प्रीमियम राशि प्राप्य होने पर। तो ये हमारा आवंटन का हो गया पूंजी प्राप्य वाली प्रविष्टि, पूंजी में अंतरित करने वाली प्रविष्टि। अब इसके बाद हम राशि प्राप्त करेंगे। तो आप देखेंगे इस सवाल में अवशिष्ट याचना, आप अवशिष्ट याचना कहाँ पास आ रहा है, इस सवाल में अवशिष्ट याचना द्वितीय याचना में आ रहा है। केवल 200 अंशों पर जो द्वितीय याचना की राशि नहीं दे रहा है, तो अवशिष्ट याचना हम द्वितीय याचना के समय, केवल द्वितीय याचना के समय ही है। तो वहां पर देखेंगे प्रथम याचना तक सभी राशियां प्राप्त हो रही हैं। इस सवाल में प्रथम याचना तक सभी राशियां प्राप्त हो रही हैं, तो हमको सोचने की बात नहीं है, हम पूरी राशियों से सबकी प्रविष्टि करते जाएंगे। केवल द्वितीय याचना जब पहुंचेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक 200 अंशों पर जो एक व्यक्ति अंश रखा हुआ है वो क्या करेगा, पैसा नहीं देगा। तो अभी आप आवंटन में पूरी राशि प्राप्त होगी। बैंक खाता डेबिट, पैसा प्राप्त होगा बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता से। जो आवंटन को हमने डेबिट करके चालू किया था, आप क्रेडिट करके बंद कर देंगे, क्योंकि पैसा प्राप्त हो गया है। 10,000 अंशों पर 10,000 अंशों पर 50 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्त। तो बैंक खाता डेबिट, समता अंश आवंटन खाता से 10,000 अंशों पर 50 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि प्राप्त, प्रीमियम सहित 5 लाख और ये 5 लाख। तो हमने आवंटन की 2 प्रविष्टियां देखी, पूंजी में अंतरित करने की प्रविष्टि और राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि। इसमें क्या खास बात था, इसमें केवल प्रीमियम आया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीमियम वाला सवाल है तो प्रीमियम की प्रविष्टि आपको करनी पड़ेगी। सवाल में जहां पर भी प्रीमियम के बारे में बताएगा, आप वहां पर जाकर क्या करेंगे कि उसके पूंजी अंतरित वाली प्रविष्टि, मतलब प्राप्य वाली प्रविष्टि में प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर आवंटन में प्रीमियम लेने की बात कर रहा है, तो आवंटन का जो प्राप्य वाली प्रविष्टि मतलब पूंजी वाली प्रविष्टि, वहां पर आकर हम प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आवंटन तक प्रविष्टि। अब हम आते हैं प्रथम याचना पर। प्रथम याचना जाएंगे, फिर उसके बाद द्वितीय याचना जाएंगे। प्रथम याचना में क्या है, प्रथम याचना 30 रुपए का है। आप ध्यान देंगे सवाल को, प्रथम याचना 30 रुपए का है। प्रथम याचना 30 रुपए का है। और प्रथम याचना में कोई खास बात, कोई अवशिष्ट हो रहा है क्या? प्रथम याचना में कोई अवशिष्ट नहीं हो रहा है, पूरी राशि प्राप्त हो रही है। द्वितीय याचना में अवशिष्ट हो रहा है, मतलब 200 अंशों पर पैसा प्राप्त नहीं हो रहा द्वितीय याचना में। प्रथम याचना पर सभी राशियां प्राप्त हो रही, तो पूरी राशि से हम बनाएंगे। देखिएगा, पहले प्रथम याचना को डेबिट करेंगे और पूंजी को बनाएंगे। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। प्राप्य वाली प्रविष्टि मतलब पूंजी बनाने वाली प्रविष्टि है। समता अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। 10,000 अंशों पर 30 रुपए प्रति अंश प्रथम याचना राशि प्राप्य होने पर, 10,000 अंशों पर 30 रुपए प्रथम याचना राशि, 10,000 अंशों पर 30 रुपए प्रथम याचना राशि 3 लाख रुपए होता है। पहले पूंजी बन गई, कंपनी ने बताया कि समय आ गया, पैसा प्राप्त होगा। पहले प्राप्य वाली मतलब दे वाली प्रविष्टि कंपनी ने कर दी। अब उसके बाद राशि प्राप्त होगी, पूरी राशि प्राप्त होगी, तो बैंक खाता डेबिट, ठीक है,
पूरी राशि प्राप्त होगी। बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट, और प्रथम याचना को हमने डेबिट करके चालू किया था, क्रेडिट करके आज क्लोज कर देंगे, पैसा प्राप्त हो गया। बैंक खाता डेबिट समता अंश प्रथम याचना खाता से 3 लाख 10,000 अंशों पर 30 रुपए के हिसाब से पूरा 3 लाख रुपए प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा प्रथम याचना की 2 प्रविष्टियां हो गई, पहले पूंजी में अंतरित की प्रविष्टि, फिर उसके बाद राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि। अब हम आते हैं द्वितीय याचना में। द्वितीय याचना में भी उसी तरह पहले पूंजी में अंतरित की प्रविष्टि, फिर राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि। तो आप थोड़ा सा द्वितीय याचना को रिकॉल करें कि द्वितीय याचना के लिए सवाल क्या क्या बोला था। तो सवाल बोला था द्वितीय याचना जो है वो 10 रुपए का है, 20, 50, 30, 10, 20, 50, 30, 10। तो द्वितीय याचना जो है वो हमारा 10 रुपए का है। और द्वितीय याचना के बारे में सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 200 अंश रखा था, उसने क्या किया? द्वितीय याचना की राशि नहीं दी। तो द्वितीय याचना की राशि नहीं दी तो द्वितीय याचना में क्या हो गया? अवशिष्ट याचना हो गया। तो मैंने आपको अवशिष्ट याचना का वीडियो बनाकर बताया हुआ है। आप यदि अवशिष्ट याचना को अगर अवशिष्ट याचना के विषय में आप नहीं जानते तो पहले उस वीडियो को देख लें, अवशिष्ट याचना की वीडियो को। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको, या आई बटन पे दे दूंगा, उसको जाकर आसानी से आप वहां से देख सकते हैं। तो अवशिष्ट याचना क्या होता है कि अवशिष्ट याचना हम चाहे तो खाता उसका खोल भी सकते हैं, चाहे तो खाता नहीं भी खोल सकते। ठीक है, तो मैंने वहां पर उसको बताया हुआ कि आप कैसे वहां पर खाता खोलेंगे। इस सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ, अवशिष्ट याचना की खाता यहाँ पर मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा इस सवाल को क्या बोलता है। सवाल द्वितीय याचना 10 रुपए का है और 200 अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो अवशिष्ट याचना आ रहा है। तो अवशिष्ट याचना को हम कहाँ पर प्रविष्ट करते हैं? अवशिष्ट याचना को हमेशा हम जब पैसा प्राप्त करते हैं तब उसको शो करते हैं, यानी उसका खाता हम जब राशि वाली प्रविष्टि, यानी राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि है, तब वहां पर क्या किया जाता है? अवशिष्ट याचना खाता खोला जाता है। मतलब जब पैसा प्राप्त करेंगे तब अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि करेंगे। पूंजी के साथ अवशिष्ट याचना की प्रविष्टि नहीं होती। ठीक है, तो पूंजी पूरी बनेगी। कंपनी पहले बताइए कि इतने लोग हमको पैसा देंगे, पूरे लोग हमको पैसा देंगे। तो देखिएगा, समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट बता रहा है, द्वितीय याचना खाता को डेबिट करेंगे, पूंजी को क्रेडिट कर देगा। समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से 10,000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बताइए कि 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। समय आ गया है। अब राशि प्राप्त करेंगे तो क्या होगा कि राशि तो कंपनी ने बता दिया कि 10,000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से राशि प्राप्त होगी, मगर क्या हो रहा है कि 200 अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हो रही है। तो 10,000 में से 200 अंशों पर राशि प्राप्त नहीं हो रही, तो कितने अंशों पर प्राप्त होगी? 10,000 में से 200 निकल गया तो 9,800 पे राशि प्राप्त होगी। 9,000 रुपए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रविष्ट करेंगे राशि वाली बैंक खाता डेबिट, बैंक खाता डेबिट 98,000 रुपए, और समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाते को क्रेडिट कर देंगे। समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से आपने यहाँ पर द्वितीय व अंतिम याचना खाता को डेबिट करके चालू किया था, आज उसको क्रेडिट करके क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि आपने पैसा प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो बैंक खाता डेबिट समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने द्वितीय याचना को जो था वो 1 लाख से यहाँ पर क्या किया था, उसको चालू किया था डेबिट करके। आज हम उसको 1 लाख से हमको क्या करना चाहिए था, इसको क्रेडिट भी करना चाहिए था, मगर हम क्या करेंगे, हम जितनी राशि प्राप्त कर रहे हैं उसी से क्लोज कर देंगे, यानी 98,000 रुपए से ही क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे डिफरेंस आने लगेगा। एक बार डेबिट हुआ 1 लाख से, मगर क्रेडिट हो रहा है 98,000 से। 2,000 का अभी भी डेबिट होकर चालू है, 2,000 का अभी भी डेबिट होकर चालू है। तो वो क्यों चालू है? क्योंकि 2,000 रुपए नहीं प्राप्त हुआ। इस 200 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से जो राशि नहीं प्राप्त, क्योंकि द्वितीय याचना 10 रुपए का है, तो 200 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए होता है। जो नहीं प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ, उसको हमने यहाँ पर चालू ही रहने दिया। जो पैसा नहीं प्राप्त हुआ उसको क्या किया हमने, द्वितीय याचना खाते में खोल कर इसको चालू रहने दिया। मतलब कि अभी हम इसको खुला ही रहने दे रहे हैं। क्या करेंगे, हम इसको बंद कब करेंगे? जब इसकी हरण की प्रविष्टि करेंगे तो वहां पर जाकर द्वितीय याचना को क्रिएट करके क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आपका अवशिष्ट याचना आएगा तो आप क्या कीजिएगा, अवशिष्ट याचना को जिसमें भी बोल रहा है, जैसे द्वितीय याचना में यहाँ पर अवशिष्ट याचना बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, अवशिष्ट याचना को आप इसको डेबिट खुले ही रहने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अवशिष्ट याचना
जो द्वितीय याचना में हो रहा है, मैंने द्वितीय याचना को यहाँ पर ओपन ही रहने दिया, मैंने पूरा क्लोज नहीं किया। 2000 से जो राशि नहीं प्राप्त की मैंने उसको डेबिट करके उसको ओपन ही रहने दिया है। तो आप भी ऐसे करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो अवशिष्ट याचना का खाता खोल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खोल सकते हैं। हमने यहाँ पर अवशिष्ट याचना खाता नहीं खोला है, ठीक है। इसके कैलकुलेशन को यदि बोलेंगे तो मैं इसके कैलकुलेशन को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेशन हमारा है, ठीक है। ये द्वितीय याचना का कैलकुलेशन है, आप देखिएगा। द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्त 10,000 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए प्राप्त होना चाहिए था। 200 अंशों पर 10 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं प्राप्त हुआ। यही अवशिष्ट याचना है, यानी 2,000 रुपए क्या है, अवशिष्ट है। तो कितना राशि प्राप्त हुआ, 1 लाख में से 2,000 निकल गया तो 98,000 रुपए प्राप्त हुआ। मतलब कि 10,000 में से 200 को नहीं प्राप्त हुआ तो 9,800 अंशों पर राशि प्राप्त हुई। 10 रुपए के हिसाब से 98,000 रुपए हो जाता है। तो ये हमारा द्वितीय याचना का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि, बैंक खाता डेबिट समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से 98,000 9,800 अंशों पर 10 रुपए प्रति अंश द्वितीय व अंतिम याचना राशि प्राप्त, ठीक है। तो हमने इस सवाल में जो किस्त यानी कि 4 किस्त बनाए गए थे, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, इन चारों की हमने प्रविष्टि देख ली। आवेदन की 2 प्रविष्टियां, आवंटन की 2 प्रविष्टियां, प्रथम याचना की 2 प्रविष्टियां और द्वितीय याचना की 2 प्रविष्टियां। मतलब अंतिम तक हम सवाल जो हमारा किस्तों की जो प्रविष्टियां होती है हमने उसकी पूरी कर ली। अब हमको सवाल आगे बोलता है कि क्या करना है कि जो जिस पर राशि नहीं प्राप्त हुई, 200 अंशों पर हमको अंतिम याचना की राशि नहीं प्राप्त हुई, उन अंशों को क्या करना है, हरण करना है। तो हम क्या करेंगे, उन 200 अंशों को हरण करेंगे, उनकी हरण की प्रविष्टि देखेंगे। फिर उसके बाद सवाल बोलता है कि उस 200 अंशों में से 150 अंशों क्या किया गया, पुनर्निर्गमित किया गया। तो हम पहले हरण की प्रविष्टि करेंगे, फिर उसके बाद पुनर्निर्गमन की प्रविष्टि करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हरण की प्रविष्टि। मतलब 200 अंशों को जो अंतिम याचना की राशि जब नहीं प्राप्त हुई तो उन अंशों को हरण करेंगे और उनकी प्रविष्टि किस प्रकार होगी। तो ये हरण की प्रविष्टि है। जब भी आप हरण की प्रविष्टि करते हैं, हरण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया उसके अंशों क्या किया जाता है, जब्त किया जाता है। मतलब कि उसका नाम क्या होता है, जब वो अंशों के लिए अंशों को क्रय करने के लिए जब वो आवेदन कर देता है, मतलब जब वो मालिक बनना चाहता है, समता अंश है यहाँ पास, तो क्या बनना चाह रहा है, वो मालिक बनना चाह रहा है। तो जैसे ही वो अंशों के लिए आवेदन करता है तो उसके नाम को क्या कहता है, रजिस्टर में लिख दिया जाता है। मतलब उसके नाम को रजिस्टर में लिखने से वो मालिक बन जाता है, यानी उतने अंशों का वो धारक बन जाता है, ठीक है। तो आवेदन करने के पश्चात कंपनी क्या करती है, उससे अन्य किस्तों यानी आगे की किस्तों का पैसा मांगती है, ठीक है। तो यदि वो कुछ किस्तों का या किसी एक किस्त का पैसा नहीं देता तो कंपनी उसके अंशों को हरण कर सकती है। तो जब हरण करती है तो क्या करती है, उसके नाम को उस रजिस्टर से काट देती है। मतलब कि मालिकाना हक से उसको हटाती है कि अब ये क्या है, इन अंशों का धारक नहीं है, ठीक है। तो जब उसके नाम को रजिस्टर में लिखा गया तो उसके लिए बहुत सारी प्रविष्टियां, मतलब कि पंजी प्रविष्टियां की गई थी। अब क्या किया जा रहा है, उसके नाम को काटा जा रहा है। तो जो जो पंजी प्रविष्टियां की गई थी उसको समाप्त करना होगा। तो क्या करता है, उसके जितनी भी पंजी प्रविष्टियां होती है उन प्रविष्टियों को हम क्या करेंगे, इस हरण के माध्यम से उसके प्रविष्टियों को समाप्त करेंगे। मतलब जो जो चीज क्रेडिट हो गई थी उसके लिए उसको डेबिट करके बंद करेंगे, और जो डेबिट हो चुकी थी उसको क्रेडिट करके बंद किया। मतलब विपरीत क्या करेंगे, विपरीत एंट्री हम करेंगे, ठीक है। विपरीत यानी कि उल्टा प्रविष्टि अब हम करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि पूंजी अभी तक, क्योंकि उससे पूरा पैसा मांगा गया होगा और पूंजी को बनाई गई होगी। मतलब जब भी पैसा मांगा जाता है उससे पहले पूंजी बना दी थी, मतलब पूंजी को पहले बना दिया। अब क्या अंतिम तक उससे पैसा मांगा गया, मतलब द्वितीय याचना तक उससे पैसा मांगा गया तो पूरे अंतिम तक उसकी पूंजी को बना दी गई है। तो क्या करेंगे, पूंजी क्रेडिट होकर बनी है तो अब डेबिट करके उसको क्लोज कर देंगे, और जितना उसका पैसा प्राप्त हो उसको हरण में डाल देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। हरण को क्रेडिट करके जितना भी राशि प्राप्त हो गया उसको
क्रेडिट कर हरण में डाल दिया जाएगा क्रेडिट करके। और जितनी राशि नहीं प्राप्त हुई है, जो राशियां नहीं प्राप्त, जैसे द्वितीय याचना की राशि नहीं प्राप्त हुई थी, हमने क्या किया था, वहां पर डेबिट करके 2000 से चालू ही रहने दिया था। आज हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। मतलब जितनी राशियां नहीं प्राप्त हुई है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो जो राशि प्राप्त हो गई उसको हरण में डाल के क्रेडिट करेंगे, और जो राशियां नहीं प्राप्त हुई है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे हरण की प्रविष्टि, पहले पूंजी बंद करेंगे तो समता अंश पूंजी खाता से, अभी तक पूंजी को क्रेडिट कर रहे थे, आज उसकी पूंजी को बंद कर रहे हैं, डेबिट करके क्लोज कर देंगे। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, डेबिट होकर समाप्त हो जाती है। तो देखिएगा, समता अंश पूंजी खाता डेबिट, पूंजी समाप्त की है। ये अंश हरण खाता से, मतलब जो राशि उस पर प्राप्त हो गई उसको हरण में डालेंगे क्रेडिट करके। और समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से, जो द्वितीय याचना की राशि नहीं प्राप्त हुई उसको क्रेडिट करके, वहां पर डेबिट होकर चालू था 2000 से, आज क्रेडिट करके 2000 से बंद कर देंगे, जो राशि नहीं प्राप्त हुई है। ठीक है, समता अंश पूंजी खाता डेबिट, अंश हरण खाता से, समता अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता से। तो देखिएगा 200 अंशों पर अंकित मूल्य, क्योंकि पूंजी हमारी अंकित मूल्य से ही बनती है, तो अंकित मूल्य से समाप्त किया जाएगा। 200 अंशों पर 100 रुपए के हिसाब से यहाँ पास 20,000 रुपए उसके पूंजी में क्रेडिट कर दिया गया है। तो आज पूंजी को 20,000 से बंद कर दिया जाए, मतलब अंतिम तक इससे 100 रुपए मांगा गया है, पूरे अंतिम तक इसकी पूंजी बनाई गई है। तो ठीक है, 100 रुपए मांगा गया। अब उसमें से कितनी राशि प्राप्त हो गई, तो उसमें से केवल वो 10 रुपए नहीं दे रहा है द्वितीय याचना का, बाकी के 90 रुपए वो दे चुका है। मतलब आवेदन की राशि दे चुका है, आवंटन की राशि दे चुका है, और प्रथम याचना की राशि वो दे चुका है। ठीक है, आवेदन की राशि वो दे चुका है, आवंटन की राशि दे चुका है, प्रथम याचना की राशि दे चुका है। आवंटन हमारा कितने का, आवेदन कितने का है, 20 रुपए का है। आवंटन हमारा 40 रुपए का। देखिएगा, इसमें मैं प्रीमियम का पैसा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा। और प्रथम याचना 30 रुपए का है, तीनों को जोड़ेंगे तो 60 और ये 90 रुपए प्राप्त हो गया है। तो मैं ये बता रहा था कि इसमें मैंने प्रीमियम की राशि नहीं ली है। क्यों नहीं ली है, क्योंकि प्रीमियम के विषय में मैंने आपको उस वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे हो रहा हो, और यदि हरण की बात आ रही है, मतलब हरण की समस्या आ रही है, ठीक है, अंशों का निर्गमन प्रीमियम पे हो रहा हो और हरण की समस्या आ रही है, तो हमको क्या देखना होता है कि जिस व्यक्ति का हरण किया जा रहा है, जिस व्यक्ति के अंशों का हरण किया जा रहा है, उसने प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं, उसने प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं। यदि प्रीमियम का पैसा दे दिया है, तब हरण करते समय हम प्रीमियम को नहीं देखें, मतलब प्रीमियम की कोई प्रविष्टि नहीं होगी हरण करते समय। यदि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तब हमको क्या करना होता है, प्रीमियम के लिए प्रविष्टि करना होता है हरण के समय। उस वीडियो में मैंने आपको प्रीमियम का प्रविष्टि करके वहां पास बताया हुआ है, क्योंकि वो सवाल जो है उसमें क्या है, उस सवाल में जिसके अंशों को हरण किया जा रहा है उसने क्या किया था, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था। तो उस सवाल को आप जाके देख सकते हैं, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या आई बटन पे आपको दे दूंगा। वहां से जाकर उस वीडियो का जो 21वां नंबर का वीडियो आप उसको देख लीजिए। तब जब उस सवाल यानी कि जो ये प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन और उस समय जब राशि नहीं प्राप्त हुई थी, वहां पर आपको वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए हम हरण करते समय प्रीमियम को नहीं देखेंगे, मतलब प्रीमियम की कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। तो सिंपल सा प्रविष्टि होगा, उसकी पूंजी खाते को बंद करेंगे, जितनी राशि प्राप्त कर दी है हरण में डालेंगे क्रेडिट करके, और जो राशि नहीं प्राप्त की उसको हम क्रेडिट कर देंगे। द्वितीय याचना की राशि नहीं प्राप्त की, द्वितीय याचना को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे 100 रुपए में से 90 रुपए प्राप्त है, 10 रुपए नहीं प्राप्त है, तो 90 रुपए को पूरा जब्त किया जाएगा हरण करके। अंश हरण खाते से 200 अंशों पे 90 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए, 9 दूनी 18, 1 2 3, 9 दूनी 18 और 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, तो अंश हरण खाता से 18,000 रुपए। और समता अंश द्वितीय अंतिम याचना खाता से 200 अंशों पे 10 रुपए के हिसाब से राशि नहीं प्राप्त हुई, 2,000 रुपए। तो ये हमने क्या किया, इसके अंशों के हरण की प्रविष्टि की, 200 अंशों को हरण किया गया। तो ये हमारी हरण की प्रविष्टि थी। अब आगे सवाल बोलता है कि जो हरण किए गए अंश है उनमें से 150 अंशों को, जो अंशों को हरण किया गया था उनमें से 150 अंशों को क्या किया गया, 150 अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, अब उसके पुनर्निर्गमन का प्रविष्टि देखेंगे। 150 अंशों को जो पुनर्निर्गमित किया गया है उसकी प्रविष्टि को हम देखते हैं। तो आप देखिएगा, ये पुनर्निर्गमन की प्रविष्टि है। जब पुनर्निर्गमन होगा तो सीधा सीधा पैसा आएगा बैंक खाते में, और एक मुश्त आएगा पैसा, यहाँ पास एक मुश्त आएगा। यहाँ पास कोई
किस्त वाली बात नहीं है कि आवेदन आवंटन इस तरह कुछ भी नहीं होगा। एक मुश्त राशि जो नेहा है वो एक मुश्त राशि 75 रुपए के हिसाब से एक अंश पर पूरा पैसा दे देगी। तो हम देखते हैं, पैसा आएगा बैंक खाता डेबिट, पैसा आएगा बैंक खाता डेबिट, और पूंजी बनेगी समता अंश पूंजी खाता से। बैंक खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाता से। ठीक है, मैंने आपको बीच में यहाँ पास हरण लिखा हुआ है, अंश हरण खाता से, मैं इसको बताऊंगा। अभी मैं थोड़ी सी इस प्रविष्टि को बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसके कैलकुलेशन को बताऊंगा, फिर आप कैलकुलेशन के माध्यम से इसको समझेंगे कि ये बीच में हरण क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो देखिएगा, पैसा आया पूंजी के नाम से आया, ठीक ना, बैंक खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से। तो इस प्रविष्टि को देखने से पहले थोड़ा सा हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं कि ये जो पुनर्निर्गमन है इसका कैलकुलेशन कैसा होगा। तो आप देखिएगा, ठीक है, तो देखिएगा क्या है कि 150 अंश निर्गमित किए जा रहे हैं और अंकित मूल्य 100 रुपए का है। 150 अंश निर्गमित किए जा रहे हैं और अंकित मूल्य आपने देखा था 100 रुपए का था। प्रीमियम पे भले निर्गमन किया गया है मगर अंकित मूल्य कितने का है, 100 रुपए का है। तो इतना ही पैसा प्राप्त, भैया जितना सम मूल्य होता है उसी पर कंपनी को क्या करना चाहिए था, फिर से निर्गमन करना चाहिए था, मगर कंपनी ने क्या किया, 75 रुपए पे पुनर्निर्गमन कर दिया। तो 150 अंशों पे 100 रुपए के हिसाब से जहां 15,000 रुपए पुनर्निर्गमन पे मिलना चाहिए था, कंपनी ने दोबारा बेचा, 15,000 में बेचना चाहिए था, मगर क्या किया कंपनी ने, 75 रुपए के हिसाब से बेच दिया, यानी 75 रुपए के हिसाब से पुनर्निर्गमन किया। तो 150 अंशों पे 75 रुपए के हिसाब से 11,250 रुपए होता है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 150 अंशों को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,250 रुपए ही प्राप्त होता है, जबकि प्राप्त होना चाहिए था 15,000 रुपए, मगर 11,250 रुपए ही प्राप्त होता है। तो कम पैसा प्राप्त हो रहा है, कितना कम प्राप्त हो रहा है, 3,750 रुपए कम प्राप्त हो रहा है, यानी कंपनी को घाटा हो रहा है 3,750 रुपए का। 15,000 पूंजी के रूप में मिलना चाहिए था, मगर 11,250 रुपए ही पूंजी के रुपए हिसाब से मिल रहा है, 3,750 रुपए नहीं मिल रहा है। ठीक ना, तो ये क्या है, एक प्रकार से घाटा है, जिसको हम बट्टा भी बोल सकते हैं। बट्टा मतलब कि कंपनी क्या करती है कि निर्गमन जो है वो अंकित मूल्य पर ही करती है। ठीक है, यदि निर्गमन मूल्य से कम पर, निर्गमन मूल्य बोल रहा हूं, अंकित मूल्य से यदि कंपनी क्या करती है, अंकित मूल्य पर निर्गमन करती है, यदि कम पर निर्गमन कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, बट्टा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास कम मूल्य पर निर्गमन कर रही है, मतलब कि बट्टे पे कर रही है। तो आप देखेंगे इसकी प्रविष्टि को, आपको ये ध्यान रखना होगा, 11,250 रुपए प्राप्त होगा, 3,750 रुपए क्या है, बट्टे के रूप में है। ठीक ना, तो हमको बट्टा क्या है, हानि के रूप में यहाँ पास हो रहा है। तो आप देख, हम इसको प्रविष्टि को देखते हैं, जब कंपनी पुनर्निगमन करती है और यदि पुनर्निगमन जो है वो बट्टे पर है, यानी कम मूल्य पर है, तब क्या किया जाएगा, जितना वो छूट के रूप में बट्टा के रूप में दे रही है उसको क्या करेगी, वो कवर करती है, मतलब कि उसको मेंटेन करती है। क्योंकि हमारा अंश पूंजी जो है वो अंश पूंजी किनसे बनेगा, अंश पूंजी अंकित मूल्य से बनता है। जब आप इस प्रविष्टि को देखेंगे तो बैंक खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से, तो प्राप्त तो 75 रुपए हुआ, 150 अंशों पे 75 रुपए के हिसाब से 11,200 रुपए प्राप्त, 11,250 रुपए प्राप्त हुआ, मगर पूंजी अंकित मूल्य से हम शो करेंगे तो पूंजी हमारा यहाँ पास कितना दिखाएगा, 15,000 से दिखाएगा। तो आप देखेंगे डिफरेंस आने लगेगा, 11,250 और यहाँ 15,000, 3,750 रुपए इधर कम आने लगेगा। तो 3,750 क्यों कम आ रहा है, क्योंकि बट्टे पे निर्गमन किया गया है। तो क्या करना होगा, इसको आपको हरण के रूप में लिखना होगा, अंश हरण खाता डेबिट। ये हरण के रूप में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको मेंटेन कर रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा हरण का प्रविष्टि आप देखिएगा, तो यहाँ पास आप हरण की थोड़ी सी प्रविष्टि देखेंगे तो यहाँ पास क्या था, मैंने अंश हरण मतलब जितनी राशि प्राप्त हुई थी उसको हमने क्या किया था, हरण में डाल दिया था 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए जब आपने ये पैसा ये हरण में डाल दिया, कहने का अर्थ है कि ये अंश जो 200 अंश थे उसको पहले निर्गमन किया गया था, उस पे कुछ राशि प्राप्त हो चुकी, भैया कुछ राशि, बस 2,000 रुपए नहीं प्राप्त हुआ था, 20,000 रुपए लेना था, उसमें से केवल 2,000 रुपए नहीं प्राप्त हुआ, 18,000 रुपए तो प्राप्त हो गया था ना। तो 18,000 रुपए जब प्राप्त हो गया तो आपने क्या किया, उसके पैसे को जब्त कर लिया। क्या होता है, जब जब हरण किया जाता है तो जिस अंशों पर राशि नहीं प्राप्त हो रही है, जिस अंशों पर राशि नहीं प्राप्त हो रही उस पर जितना भी पैसा प्राप्त हो चुका है, उस पर जितना भी पैसा प्राप्त हो चुका है उसको क्या किया, जब्त कर लिया। तो मतलब उसको कंपनी अपने पास रख लेती है, उसको वापस नहीं करती।
भैया तो जब आप मालिक नहीं रख रहे, उसको अंशों का अपने धारक नहीं रख रहे, तो उस पर जो पैसा प्राप्त उसको वापस कर देना चाहिए। मगर कंपनी ऐसा नहीं करती, जो उस पर राशि प्राप्त हो चुका है उसको क्या करती है, अपने पास रखती है हरण के रूप में। अब क्या होता है, ये जो पैसा अपने पास रखी है इसको कैसे इस्तेमाल करती है, यदि इन अंशों को फिर से पुनर्निगमन किया जाएगा और कुछ पैसे कम पे यदि किया, यानी बट्टे पे यदि पुनर्निगमन किया जाए, तो कंपनी को हानि नहीं लगता है। तो उस हानि को कहाँ से कवर करती है, उस हानि को जो ये पैसा जो जब्त कर करके इसी पैसे में से वो कवर करती है। तो यहाँ पर देखेंगे इस सवाल में यही हो रहा है, क्योंकि पुनर्निगमन जो है वो बट्टे पर है। 3,750 रुपये क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, बट्टा दिया जा रहा है। तो इसको कहाँ से कवर करेगी, इसको हरण से ही कवर करेगी। हरण को आप देखेंगे यहाँ पर क्रेडिट करके रखी है कंपनी, क्या की है, इसको क्रेडिट की है। अब इसको मेंटेन करेगी, अब डेबिट करके इसको समाप्त, जब जब इसको हानि होगा तो वहां पर क्या करेगी, उसको डेबिट करके समाप्त करती जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा अंश हरण खाता डेबिट किया है इसने 3,750 से। तो यही यहाँ पर जो ये कवर का जो ये मेंटेन का प्रविष्टि है, एडजस्टमेंट की प्रविष्टि है, बैंक खाता डेबिट अंश हरण खाता से 3,750 रुपये जो बट्टे के रूप में दिया गया है, ठीक ना, और समता अंश पूंजी खाता से 15,000 रुपये। तो ये हमारा पुनर्निगमन का प्रविष्टि था, ठीक है। 150 अंशों पे 75 रुपये हिसाब से राशि प्राप्त की जाएगी, और 150 रुपये जो 25 रुपये बट्टा दिया जाए उसको हरण खाते से कवर किया जाएगा 3,750 रुपये, और पूंजी में हमारा अंकित मूल्य जाएगा 150 अंशों पे 100 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये की पूंजी बन जाएगी। तो ये हमारा पुनर्निगमन का 150 अंशों को 75 रुपये प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त पुनर्निगमित किया गया। तो हमने हरण की प्रविष्टि देख ली, पुनर्निर्गमन की भी प्रविष्टि देख ली। अब उसके बाद क्या होता है कि जब भी अंशों को हरण किया जाता है और हरण करने के पश्चात यदि पुनर्निर्गमित कर दिया गया है, मतलब आपने एक बार अंशों को हरण कर लिया, जब्त कर लिया और उसको दोबारा बेच दिया, तो दोबारा बेचने के बाद क्या होता है कि इस प्रविष्टि के नीचे एक और हमको प्रविष्टि करनी होती है जिसको हम बोलते हैं पूंजी संचय। तो सवाल में तो आपको बताया नहीं कि पूंजी संचय की प्रविष्टि कीजिए, मगर फिर भी आपको अपने से इसको समझना होगा कि जब भी आप पुनर्निगमित अंशों का जब पुनर्निगमन कर देते हैं तो उसके पश्चात आपको पूंजी संचय की प्रविष्टि करनी होती है। तो पूंजी संचय क्या होता है? पूंजी संचय का अर्थ है कि यदि कोई राशि आपके पास पूंजी के रूप में आ रहा है और यदि वो शेष बच जा रहा है, आपके पास बकाया बच जा रहा है, मतलब कि आपके पास वो रह गया, तो वो किस रूप में रह जाएगा, आपके पास पूंजी संचय के रूप में रह जाता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये 18,000 रुपये क्या हुआ कि हमने 200 अंशों को तो पहली बार एक बार निर्गमन कर चुके थे हम, इस पर 18,000 रुपये हमको प्राप्त हो चुका था। फिर से हमने दोबारा इसको पुनर्निगमन किया, तो जब दोबारा निर्गमन कर रहे हैं तो पूरी राशि तो हमको प्राप्त हो गई। तो फिर ये जो पैसा जो शेष बच गया, जो पूंजी के रूप में हमारे पास 18,000 रुपये आया था, अब क्या किया जाए, इसको हमको पूंजी संचय में हस्तांतरित करना पड़ेगा। तो यही जब अंशों को हरण किया जाता है और हरण करने के पश्चात उन अंशों को पुनर्निर्गमित कर दिया जाता है, तो जो हरण राशि है, मतलब जो जब्ती की राशि है, उस राशि को क्या करना पड़ता है, आपको पूंजी संचय में हस्तांतरित करना होता है। तो इसलिए पूंजी संचय के हस्तांतरण की प्रविष्टि की जाती है। तो थोड़ा सा आपको देखना होगा कि पूंजी संचय में भी हमको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन को बताता हूँ। यहाँ पर पूंजी संचय का थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पूरे अंशों को पुनर्निगमित नहीं किया गया, केवल 150 अंशों को ही पुनर्निगमित किया गया है। और ये 18,000 रुपये जो हमने जब्त किया वो कितने अंशों के लिए है? वो 150 अंशों के लिए नहीं है, वो 200 अंशों के लिए है। ठीक है, आपने जब्ती किया है 200 अंशों के लिए, 200 अंशों का पैसा जब्त किया है, तो आप इस पूरे 18,000 200 अंशों के राशि को आप पूंजी संचय में नहीं डाल पाएंगे। क्यों नहीं डाल पाएंगे? क्योंकि 50 अंश जो हैं अभी भी हरण के रूप में ही है, यानी कि उनको जब्ती के रूप में रखा गया, उसको पुनर्निर्गमन नहीं किया गया। जितने अंशों को पुनर्निगमित किया जाता है उन्हीं का पैसा जो है वो, यदि उनका पैसा कुछ शेष बच जाता है तो उन्हीं के पैसे को हम पूंजी संचय में डालते हैं। यहाँ पर केवल 150 अंशों को ही पुनर्निगमित किया गया। तो इस 150 अंशों की जो राशि बची हुई होगी एडजस्टमेंट के पश्चात, मतलब कुछ यदि उसका समायोजन कर दिया गया है, तो समायोजन के पश्चात यदि कुछ राशि बच जाती है तो उसको क्या किया जाता है, पूंजी संचय में हम हस्तांतरित कर देते हैं। तो आइए थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को हम देखते हैं। आप देखिएगा, तो ये 18,000 रुपये किसके लिए है? 200 अंशों पर है। तो हम
150 अंशों का पहले पता करेंगे कि 150 अंशों का कितना राशि होता है। तो ये 18,200 के लिए 200 से इसको भाग देंगे 18,000 को। ये 18,000 किसके लिए? 200 के लिए। तो 150 का बनाएंगे, 150 से गुणा कर देंगे। 18,200 के लिए 200 से भाग दिया जाएगा और 150 से गुणा कर दिया जाएगा। तो हमारा आता है 13,500 रुपये। मल्टीप्लीकेशन करके आप देखिएगा इसको, ठीक ना। 18,000 भागित 200, ठीक ना, गुणित 150। 18,000 को 200 से भाग देंगे, 150 से गुणा करेंगे तो 13,000 रुपये आता है, ठीक ना। ये 2 शून्य ऊपर नीचे कट जाएगा। 2 से 18 को काटेंगे, 2 9 18, 1 शून्य इसके साथ लगेगा 90, और 15 9 135, और 2 शून्य 1 2, यहाँ पर एक 13,500 रुपये हो जाता है। तो 13,500 रुपये जो हुआ, 18,000 में से 13,500 जो है वो 150 अंशों का है। बाकी का जो 4,500 है, आप देखेंगे 18,000 में 13,500 घटाएंगे तो 4,500 आएगा। वो 4,500 किसका है? वो इस 50 अंशों का है। इसका काम कब होगा? इसको हम हरण में ही पड़े रहने देंगे। अभी इसका हमको देखना नहीं, मैं आपको केवल बता दे रहा हूँ कि इसको हम हरण में ही रहने देंगे। इसका कब पूंजी संचय में हस्तांतरित करेंगे? जब 50 अंशों को पुनर्निगमित किया जाएगा, तब इसका यदि कुछ राशि बच जाएगा इसमें से, तो उसको पूंजी संचय में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अभी केवल हमको 150 अंशों को लेकर चलना है। तो 150 अंशों का 13,500 रुपये होता है। अब इस 13,500 में क्या किया गया? 3,750 तो मेंटेन एडजस्ट कर लिया गया, मतलब कि वहां पास हानि हो रही थी, तो हानि को इसी 13,500 में से कंपनी क्या करेगी? बियर कर लेगी, एडजस्ट करेगी। ठीक है, ठीक है। तो 3,750 जो ये हरण, जो हमने हरण को यहाँ पर एडजस्ट किया था, क्रेडिट होकर हरण 18 से चालू था, उसको हमने क्या किया? यहाँ पर हमको हानि हो रही थी, उस हानि को हमने हरण से बियर किया, उस 18,000 से हमने क्या किया? कवर किया। तो 3,750, तो 3,750 हम क्या करेंगे? यहाँ से घटा देंगे, क्योंकि हम 13,500 में 3,750 कवर कर चुके हैं। तो हमारा अभी भी शेष बचता है 9,750 रुपये। इतना अभी भी इसमें से बचा हुआ है। इस राशि को क्या किया जाएगा? इस राशि को अब हम पूंजी संचय में हस्तांतरित कर देंगे, मतलब कि इसको हरण में नहीं रखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर हरण में वो क्या था? हरण के रूप में यहाँ पर जो 13,500 में से 3,750 को कवर कर लिया, तो अभी भी हरण में 9,750 रुपये बचा हुआ है। उसको हम यहाँ से जो हरण क्रेडिट है, हरण को डेबिट करके और पूंजी संचय को क्रेडिट करके उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं इसको, प्रविष्टि इसका देखिएगा। हरण वहां पास क्रेडिट करके चालू है, डेबिट करके उसको क्लोज करेंगे। अंश हरण खाता डेबिट और पूंजी संचय खाता से हरण बंद किया, पूंजी संचय में इसको हस्तांतरित कर दिया गया। अंश ऋण खाता डेबिट, पूंजी संचय खाता से 9,750, 9,750। शेष हरण राशि पूंजी संचय खाता में अंतरित हस्तांतरित। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक से 13 नंबर का सवाल था, और उसी कंप्यूटर लिमिटेड वाला। तो इस सवाल को मैंने आपको बताया। इस सवाल को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जितने अंशों को हरण किया था उनमें से पूरे अंशों को पुनर्निगमित न करके कुछ भाग को ही निर्गमित किया। इसलिए मैंने इस सवाल को लिया, क्योंकि जब कुछ अंशों को ही पुनर्निगमित किया जाता है तो क्या होता है कि हमको थोड़ा सा पूंजी संचय में कैलकुलेशन करना पड़ जाता है। इसलिए मैंने इस सवाल को लिया था कि थोड़ा सा मैं आपको क्या करूं कि पूंजी संचय कैलकुलेशन करके बताऊं। तो मैंने आपको यहाँ पर पूंजी संचय कैलकुलेशन करके बताया है, आपको इसी तरह इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक ना, तो हम थोड़ा सा इसकी गणना को देख लेते हैं। आवेदन राशि प्राप्ति का देख लेते हैं। 10,000 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए प्राप्त होगा। इसके प्रविष्टि हमने कर ली है। आवंटन राशि प्राप्त की प्रीमियम सहित देखते हैं। आवंटन 40 रुपये का है, 4 लाख रुपए होता है, और प्रीमियम 10,000 अंशों पे 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपए होता है। तो पूरा मिलाकर आवंटन 5 लाख रुपए का होता है। पूरा राशि प्राप्त कर लिया है। प्रथम याचना में उसी तरह 10,000 अंशों पे 30 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए होता है। द्वितीय याचना का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब द्वितीय याचना की प्रविष्टि करे तो मैंने उसके वापस कैलकुलेशन दिया। बाकी ये सभी प्रविष्टि, ये कैलकुलेशन मैंने आपको बनाकर बताया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल का हल जो है आपको समझ आया होगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे भी मैं आप इसी चैप्टर पे और वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।